नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तैयारीपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 2 क्लास है राजस्थान का की जो कला संस्कृति है, उसमें जो राजस्थान की वास्तु परंपरा में जो टॉपिक दिया गया है मंदिरों का, उन पर हमारी 2 क्लास आ चुकी है। आगे भी उनमें क्लासें आपको पूरी कंप्लीट राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें मिलती रहेगी। लेकिन आरएस प्री के एग्ज़ाम में राजस्थान की कला संस्कृति के साथ जैसे राजस्थान का इतिहास भी अपना काफ़ी महत्व रखता है, और उस आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर राजस्थान के आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आज हम आधुनिक राजस्थान का उदय किस प्रकार हुआ, आधुनिक राजस्थान का उदय किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट जो सब टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है राजस्थान में मराठा प्रसार एवं उसके परिणाम। तो राजस्थान में मराठा प्रसार एवं उसके परिणाम जो टॉपिक आता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, छोटा सा वीडियो है कि इंट्रोडक्शन वीडियो है इस तरीके से। प्रारंभ में राजपूत सेनाओं का मराठों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। राजपूत राजा मुगल सेना नायकों के रूप में मराठों से युद्ध करते थे। मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के फलस्वरूप राजस्थान में भयंकर अराजकता छा गई और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं व यहाँ की सभी रियासतों की प्रतिस्पर्धाएं जागृत हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार है जदुना सरकार, उनके अनुसार राजस्थान ऐसा अजायबघर बन गया जिसके पिंजरे में फाटक और रक्षक ही हटा दिए गए हों। मतलब राजस्थान की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि राजपूत जो मुगल सेना नायकों के रूप में मराठों से युद्ध करते थे, तो मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका, मतलब वो उसका अवसान हो चुका धीरे धीरे। और उन केंद्रीय नेतृत्व के अभाव के बिना राज्य ही आपस में लड़ने लग गए, सभी रियासतों में आपसी प्रतिस्पर्धा ही बढ़ने लग गई। और इसका लाभ किसने उठाया? इसका लाभ उठाया मराठों ने। तो इसी संबंध में जदुना सरकार का स्टेटमेंट हम जो देख पा रहे सामने कि राजस्थान ऐसा है अजायबघर बन गया जिसके पिंजरे में फाटक और रक्षक हटा दिए गए हैं। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। देखो, मराठा राजनीति में जो चीज़ें चल रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि 1713 ईस्वी में शाहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की माता को मुगलों की कैद से मुक्त कराया और मुगल दरबार की गुटबंदी एवं कुचक्रों का लाभ उठाकर मराठों की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि की। मराठों के ये कृत्य मुगल शासकों के लिए ही नहीं बल्कि राजपूत शासकों के लिए भी चिंता के कारण थे, क्योंकि मुगलों के पतन के पश्चात लाभ उठाने में वह मराठों को ही बाधा समझ रहे थे। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर जो मराठा आक्रमण हुए, या कहीं पे भी जैसे मराठों ने सभी जगह आक्रमण किए, तो उसके पीछे कारण क्या थे? मराठा आक्रमणों के कारण क्या थे? तो देखो, मराठा आक्रमणों के कारण हम एक एक करके सारे कारण देखते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण आता है वो आता है मुगल साम्राज्य का कमज़ोर होना। देखो, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की निर्बलता के कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में 3 धड़ों में, मतलब सारा जो देश, मुगलों की जो सेना थी, जो मुगल के जो पक्ष लेने वाले थे, वो 3 धड़ों में बट चुके थे। तो केंद्रीय नेतृत्व का, तो केंद्रीय सत्ता का तो अस्तित्व समाप्त ऐसी तरीके से हो ही गया था। ऐसी स्थिति में राजपूत शासक जो मुगल साम्राज्य की रीढ़ थे, मुगल दरबार की ओर से उदासीन होकर अपने राज्यों में चले गए। मतलब क्योंकि अब जब केंद्रीय नेतृत्व में कोई था ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं था, कोई इनकी पूछ परख ही नहीं थी, तो ये उदासीन होकर कहाँ चले गए? अपने राज्यों में चले गए। राजपूत राजाओं के आपसी संघर्ष व उत्तराधिकार विवाद बढ़ने लगे। अब जब राजपूत शासक जो थे वो अपने अपने राज्यों में चले गए, तो अब उनकी जो राज्यों की जो आपस में संघर्ष थे, और जो उनके खुद के उत्तराधिकार विवाद थे, वो बढ़ने लगे। उनकी भूमि प्राप्त करने की लालसा ने मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। राजपूत राजाओं की जो भूमि प्राप्त करने की लालसा थी ना, उसने मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। मराठों द्वारा मालवा और गुजरात मराठों द्वारा मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद राजस्थान उनका आसान या अगला शिकार बन गया। दूसरा जो प्रमुख कारण था, राजपूत राज्यों की दुर्बलता और पारस्परिक शत्रुता। देखो, राजस्थान की रियासतों के आपसी संघर्ष ही मराठा आक्रमण के कारण बने, क्योंकि राजपूत शासक अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में लड़ने लगे थे, जिससे इनकी शक्ति और समृद्धि दिनों दिन कम होने लगी।
तीसरा है मराठों की धन प्राप्ति की लालसा। देखो 1707 ईस्वी में शाहू जब मराठों का छत्रपति बना, उस समय आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर था और शाहू व ताराबाई के आपसी संघर्ष तथा लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष के कारण मराठा राजकोष खाली हो चुका था। अब राजकोष खाली हो गया तो राजकोष खाली होने के कारण शाहू ने पेशवा को गुजरात और मालवा से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का आदेश दे दिया। क्या 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 वसूल करने का आदेश दिया? चौथ व सरदेशमुखी का। मराठा सेना नायक मुगल प्रदेशों व निकटवर्ती अन्य राज्यों को धमकाकर चौथ वसूली करने लगे। राजस्थान के राज्यों ने उत्तराधिकार संघर्ष या पारस्परिक संघर्ष के दौरान धन देकर मराठा सरदारों भोसले व सिंधिया की सहायता प्राप्त की। देखो अभी जो राजस्थान के राज्य थे ये अपने उत्तराधिकार संघर्ष या एक दूसरे राज्य से संघर्ष में जो मतलब आपस में जो उलझे हुए थे, इन्होंने क्या किया, अपना खुद की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए मराठा सरदारों को, जिसमें मराठा कुछ भोंसले थे, सिंधिया थे, इनको धन देकर अपनी ओर से मिलाया और मतलब युद्ध में शामिल किया। अगला जो प्रमुख कारण था वो था हिंदू पद पातशाही की नीति। देखो मुगलों की कमजोरी ने मराठों को मुगलों का स्थान लेने तथा हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने का अवसर प्रदान किया। दिल्ली तक पहुंचने के लिए पहले राजस्थान को जीतना आवश्यक था, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचना था अगर मराठों को तो राजस्थान से तो होकर गुजरना पड़ता, राजस्थान पर आधिपत्य था आवश्यकता। अब देखो मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप किस प्रकार हुआ, मतलब कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह तो बनती है, तभी उसकी किसी चीज़ की शुरुआत तभी होती है। देखो शुरुआत कैसे होती है। मई 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ मंदसौर से, मंदसौर किसके अधीनस्थ था? 1711 ईस्वी में मेवाड़ राज्य के। यहाँ मंदसौर से क्या एकत्र किया इन्होंने? प्रथम बार धन एकत्र किया। सवाई जयसिंह ने मालवा की प्रथम सूबेदारी 1713 से 1717 ईस्वी के दौरान मेवाड़ तथा अन्य राजपूत राज्यों के सहयोग से मराठों को परास्त किया। 1726 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ क्षेत्रों में लूटमार की। अब देखो उनके मतलब इरादे तो बुलंद हो ही चुके थे, क्योंकि 1711 ईस्वी में मंदसौर से प्रथम बार उन्होंने धन एकत्र किया। लेकिन हालांकि 1713 से 1717 ईस्वी के दौरान सवाई जयसिंह ने मराठों पर थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन 1726 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ क्षेत्र में लूटमार की तथा 1728 में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से चौथ वसूली की। इसके अलावा 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने दीप सिंह व पीपलिया का ठाकुर रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में मराठा छत्रपति शाहू के दरबार में एक शिष्टमंडल भेजा था, ताकि वो अपनी ये लूटमार वगैरह जो भी है, चौथ वसूली या सरदेशमुखी वसूल करना, ये मतलब उसको बड़े पैमाने पे ना करें। लेकिन जो इन्होंने शिष्टमंडल भेजा उससे राजनीतिक क्षेत्र में इनको कोई सफलता नहीं मिली। तो आज हमने यहाँ तक जाना कि मराठा का जो राजस्थान में प्रसार है वो किस तरीके से हुआ और मराठा प्रसार के पीछे या मराठा आक्रमणों के पीछे क्या कारण थे, उनके बारे में हमने जाना। अगला जो टॉपिक है हम देखेंगे कि मराठों ने जब राजस्थान में प्रवेश कर लिया या राजस्थान में हस्तक्षेप करना आरंभ किया तो उन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष, और इसके बाद इसके हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। इन सभी में मराठों ने और इनका राजस्थान पर मराठों का प्रभाव, ये मतलब जो उत्तराधिकार संघर्ष था जयपुर का या हुडा सम्मेलन जो था, और जो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष था, इसमें मराठों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी क्लास से है जुड़े रहें, और अगर आपको क्लास और मैटर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो और भी अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की क्लासें तैयारीपुर के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी। और आपकी RS प्री में जो 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के, जो कि 25 नंबर तक दिलवा सकते हैं आपको, उसका सारा मैटर यहाँ हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।